बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, आज के शो का आगाज़ हम बात करेंगे पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार की अग्रेसिव डिप्लोमेसी की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हम जानते हैं पहले कतर गए, फिर सऊदी अरब गए, अब लंदन पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब भी चाइना में हैं डेलीगेशन के साथ। तो इस वक्त जो डिप्लोमेसी है पाकिस्तान की वो बेहतरीन जा रही है। मार्का हक ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी के बाद भी हमने देखा कि हमारी डिप्लोमेसी ने भारत को शिकस्त दी हर मैदान में, और पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ भी डिप्लोमेसी के मैदान में आवाज़ उठा रहा है और कामयाबियां समेट रहा है। इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे पे दस्तखत हो गए हैं, जिसके तहत अब किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा व तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाया जाएगा। किसी भी मुल्क पे हमला, दोनों मुल्कों पे हमला तस्वुर किया जाएगा। यकीनन पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को आज के नहीं, बहुत पुराने हैं, कलीदी हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं, और ये ताल्लुकात मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इस पर आज गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों से। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि तोशा 2 के हवाले से अब बातें सामने आ गई हैं कि इमरान खान साहब के जो सेक्रेटरी थे इनामुल्लाह, उन्होंने बयान दे दिया है कि जो ज्वेलरी सेट था वो जो था 75 मिलियन का था, उसकी वैल्यू 5 मिलियन लगवाई गई। अब डबल सैलरी भी ले रहे थे। इसके ऊपर ही बात करेंगे। चेयरमैन PTA के हवाले से जो बाबर सत्तार साहब का फैसला था कि उनको ओहदे से हटा दिया जाए, उसको 2 रुकनी बेंच ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया। उसके ऊपर ही बात करेंगे। और मैं आज के प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर ब्रेन गेन का जिक्र करूंगा, ड्रेन का नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो ब्रेन ड्रेन नहीं है, वो ब्रेन गेन है। आपको बताऊंगा कितने लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं पिछले 10-15 सालों में और किस स्पीड से जा रहे हैं। और कुछ लोग तो बड़ी रकम अदा करके लोग फंस जाते हैं। 40 लाख रुपए दिए कुछ फुटबॉलर्स ने इंटरनेशनल टूर खेलने के लिए। मालूम पड़ा कि वो जाली एक तंजीम थी और गलत उसके डॉक्यूमेंट्स थे, उसकी वजह से उनको डिपोर्ट भी किया गया। इस पर ही बात करेंगे, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मेरे मौजूद मेहमान मौजूद हैं। वेलकम करना चाहूँगा गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। एडवोकेट अली बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद है फ्रॉम PTI, थैंक यू बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। राजा कमरुल इस्लाम साहब फ्रॉम PMLN कुछ लम्हों में हम ज्वाइन करेंगे। अली राशिद फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया अली आपके कीमती वक्त के लिए। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ब्रिगेडियर साहब आपसे। ब्रिगेडियर साहब, मार्का हक और बनियान मरसूस की कामयाबी के बाद से हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जिस लेवल पे जा चुकी है, हम सबको फ़ख्र होना चाहिए। इस वक्त हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म पहले कतर, फिर सऊदी अरब, अब लंदन, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चाइना में डेलीगेशन के साथ जो डिप्लोमेसी की स्पीड है बताया जा रहा है। यकीनन हम भी देख रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा के दौरे हों, दूसरे लीडर्स के दौरे हों, आप इस डिप्लोमेसी को कैसे देखते हैं? जो अग्रेशन नज़र आ रहा है इस डिप्लोमेसी में, हाउ डू यू जज इट सर? असल में अगर आप देखें ना तो पूरी दुनिया के हालात बदल रहे हैं और उसके अंदर नई नई जोहतें जो है वो आपको सामने नजर आ रही हैं। जिस तरह आपने देखा कि 3 मेजर क्लैशेस जो चल रहे थे, जिसमें एक तो गजा की वॉर है, दूसरा यूक्रेन की वॉर है और तीसरा ईरान इजराइल के ऊपर हम आपस में स्टैंड ऑफ जो हुआ, फिर पाकिस्तान और इंडिया की जो आपस में स्क्रिमिश हुई, वो तो चलो अपनी जगह पे मौजूद थी, जिसमें पाकिस्तान ने अपनी सुपीरियरिटी बनाई। उसके बाद ईरान ने बड़ा मौसम इजराइल को जवाब दिया। उसके बाद जो ट्रम्प ने कहा था कि मैं यूक्रेन की वॉर खत्म करा दूंगा, वो पॉसिबल नहीं हो सका और गजा के अंदर जेनोसाइड जारी रहा। और गजा के अंदर जो जेनोसाइड है उसको अमेरिका की पूरी सपोर्ट हासिल है। यानी जब आप इजराइल की बात करते हैं तो उसमें अमेरिका की लीडरशिप का और अमेरिका के मुल्क का इनपुट है वो जरूर शामिल किया करे। जिस तरह एक अफगानिस्तान पाकिस्तान है, पाक स्ट्रेटेजी हम कहते हैं ना, इस तरह इसको इजराइल अहम स्ट्रेटेजी कहा करें, इजराइल अमेरिका या अहम इजराइली स्ट्रेटेजी। क्योंकि ट्रम्प उतना ही दहशतगर्द है जितना नेतन्याहू दहशतगर्द है, बुश उतना ही दहशतगर्द था जितना नेतन्याहू दहशतगर्द है, बाराक ओबामा उतना ही दहशतगर्द था जितना नेतन्याहू दहशतगर्द है। अब ये लोगों को मार रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, उस पर बात ना रुकी तो इराक में इजराइल ने उठा के कतर पे हमला कर दिया। कतर जो है वो अमेरिका का नॉन नेटो अलायंस, और जो हमारा दिफाई मुआहिदा हुआ है सऊदी अरब के साथ, ब्रिगेडियर साहब उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, इसी बैकग्राउंड के अंदर मैं आपसे कर रहा था कि ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहिदा जो आपके सामने आया है, ये कोई पुरानी नई बात नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस रिलेशनशिप में बल्कि बहुत सारे और एस्पेक्ट हैं, उस पे जो दोनों की आपस में कुर्बत है और जो रिलेशनशिप है वो अरसे से चल रही है। पाकिस्तान की फोर्सेस वहाँ पे 1980 से डिप्लॉयड रही हैं, उनके ऑफिसर्स हमारे पास कोर्सेज करने आते हैं। हाँ, इस वक्त फर्क ये हुआ है
कि जो मैंने आपको बैकग्राउंड हालात का बयान किया, जिसकी वजह से चीज आपको इस वक्त सामने नजर आ रही है कि हमारे अपने जो जीसीसी कंट्रीज हैं वो अमेरिका पे एतबार नहीं करते। अमेरिका धोखा दे रहा है, उनको भी दे रहा है, पूरी दुनिया को भी दे रहा है। तो अब ये जो डॉक्यूमेंटेड रिलेशनशिप है, इसके अंदर अगर आप क्लॉजेज उठा के पढ़ें तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कही गई है वो ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक ऐसे माहिदे में जुड़े होंगे जिसमें दोनों से किसी एक पे हमला जो है, दोनों रियासतों पे हमला तस्वुर किया जाएगा। अब इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान सऊदी अरब की डिफेंस कोऑपरेशन है वो आने वाले दिनों में और बढ़ती जा रही है। तो एक तो ये है कि ये कुछ कंपल्शन है इस वक्त मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की कि वो अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सक रहे इतनी बड़ी दौलत का अंबार रखने के बावजूद। तो एक ऐसी जैसे दुनिया में अभी आपने देखा और भी अलायंसेस बेतहाशा बन रही हैं, और उसके तनाजुर में जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो आपस में एक रिलेशनशिप साइन हुई है ये बहुत मीनिंगफुल है और बड़े इसका टाइम ब्रैकेट जो है वो बड़े। सर हम आपसे मैं एग्री करता हूं, मैं आपसे एग्री करता हूं। ब्रिगेडियर साहब जब वो जनरल राहील शरीफ साहब जब सऊदी अरब गए थे तो उस वक्त भी हम समझ रहे थे कि कॉपरेशन बढ़ जाएगी और बहुत मीनिंगफुल है। आज भी हम यही कह रहे हैं। लेट मी मूव फॉरवर्ड सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। बुखारी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा, आप इस अग्रेसिव डिप्लोमेसी को कैसे जज करते हैं, कैसे रेट करते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तला भाई आपका। देखें तला भाई, एग्रेसिव डिप्लोमेसी क्या होती है जी? मेरे सामने तो ये एक नई इस्लाह आपने रखी है। डिप्लोमेसी जो है ना वो हमेशा विजडम से होती है, याद रखिएगा मेरी बात। अगर दौरे करने से ही डिप्लोमेसी बहुत तरक्की कर रही होती तो पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर बिलावल भुट्टो साहब उस टाइम आपके फॉरेन मिनिस्टर थे, और यही साहब जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर थे तो 80 से ज्यादा दौरे किए थे उन्होंने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक डॉलर जो 2022 का 10 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट बताए गए थे सैलाब की सूरत में जो देने थे आपको यूरोपियन यूनियन ने या इंटरनेशनल वर्ल्ड ने, एक अरब डॉलर क्या, $1 भी नहीं आया, क्योंकि हमने प्लान ही नहीं दिए। सो आपको अपने गोल्स खुद सेट करने होते हैं। बहुत अच्छी बात है, सऊदी अरब हमारा इस्लामी भाई मुल्क है, हमारा वहाँ पर रूहानियत के अलावा हमारा वहाँ पर मजहबी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, हमारे साथ वो चलते हैं, मुश्किल टाइम में भी चलते हैं, हमें उधारा पेट्रोल फ्यूल्स भी देते हैं, सारी बातें अपनी जगह। एज अ पार्टी जो इसके ऊपर कमेंट्स आएंगे वो तो डेफिनेटली हमारी पार्टी सारा एग्रीमेंट जब तक पढ़ेगी नहीं कि क्या इसके अंदर चीज़ें उसके बाद ही उस पर कमेंट करेंगे। मैं तो उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं विदाउट गोइंग थ्रू दी टोटल एग्रीमेंट उसके ऊपर हूँ। बट एनी हो, एक अच्छी चीज़ है अगर अपने मुल्कों के साथ, इस्लामी बरदरों के साथ हमारा अच्छे ताल्लुकात डेवलप होते हैं तो वो तो एक अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन कोई इंटरनेशनल सिनेरियोज क्या है वो भी ज़रा देखें। एग्रेसिव कह लें आप, या बहुत ताकतवर जवाब, या बहुत ताकतवर स्टांस, या बहुत ताकतवर हालात के मुताबिक तो हमारी इस सिटिंग गवर्नमेंट ने कभी भी कोई स्टेप नहीं लिया। फॉर एग्जांपल, नेतन्याहू ने अभी कुछ दिन कबल स्पीच की, 2 दफ़ा उसने पाकिस्तान का नाम लिया। जवाब में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, जवाब में हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ज़रा मुझे बताइएगा अगर इन्होंने कुछ कहा हो तो। उससे आगे चला जाता हूँ, जो अभी यूक्रेन वॉर हो रही है, यूक्रेन वॉर भी नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। बिल्कुल यूक्रेन वॉर जो है वो अभी चल रही है, और मैं उस दिन उसका देख रहा था सारा उसका सिनेरियोस। तो जो बेसिकली जो डिस्प्यूटेड या जो रशिया जो है, रूस जो है, उनका जो सिटीज या जिनको वो अपना लेना चाहते थे, ऑक्युपाई तो कर लिया उन्होंने ऑलमोस्ट 90%, तो वो सूबे रशिया के पास चले गए हैं। और आगे चले जाते हैं। अब आपका ईरान वॉर का भी देख लें, तो कहते हैं ना जी फोर्स शुड बी यूज्ड टू पुट डाउन फोर्स। तो बड़ी सीधी सी बात हुई कि जब इजराइल को वापस मार पड़ी तो उनको पता चला कि उनके लोगों ने कहा, हमने खुद देखा, हमने खुद इस चीज़ के ऊपर अपनी आप लोगों के वसातत से, मीडिया के वसातत से ये न्यूज़ आई कि जी ये जितना भी आपका जब ईरान का अटैक गया वापस थ्रू मिसाइल्स इजराइल के ऊपर, तो इजरायली लोग तड़पे, उन्होंने पता चला कि मार कैसे पड़ती है, और उन्होंने कहा कि हमने मुल्क लड़ने के लिए नहीं लिया हुआ था। सो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रही हैं। लेकिन जो रिसेंट अटैक हुआ कतर के ऊपर, दैट इज वेरी अलार्मिंग। अब कतर के ऊपर जो अटैक हुआ, कतर के अंदर सबसे बड़ा, आप सबको पता है कि अमेरिकन बेस मौजूद है, और कतर सबसे बड़ा अलायंस भी है यूएस का, और इवन एंड अदरवाइज वहां पर अटैक हो जाता है, और उसके बाद रिटेलिएशन क्या हुई मुझे नहीं पता, आप लोगों को मुझसे बेहतर पता होगा, मैंने तो नहीं देखी एटलीस्ट अभी तक कोई। सर कतर को पता चला कि वो जो उसने महंगे गिफ्ट दिए थे, वो $400 मिलियन का जहाज, वो $1 ट्रिलियन के ट्रेड एग्रीमेंट्स, वो फेल हो गए, और जिसपे वो तकिया कर रहा था कि ये मेरा दिफा करेंगे। तला भाई
तलब है ये चीज आपके या मेरे ना कहने की है, ना हम इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जिस मुल्क के साथ होती है ना, जी सर, ये तो कतर को देखना चाहिए। अगर कतर इज सेटिस्फाइड, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी सॉवरेनिटी पे जब अटैक हुआ, हमने वापस जवाब दिया। और उसमें भी मुझे फख्र है कि मेरे लीडर इमरान खान ने सबसे पहले जेल में कहा था कि यार सारे मोदी के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ सारे लोग अपने फौज के साथ खड़े हो जाएं। आज तक नवाज शरीफ साहब की तो स्टेटमेंट ही कोई नहीं आई उसकी। बिल्कुल ठीक सर। और उसके अलावा एक चीज और मैं जरूर ऐड कर दूं, दोनों के हवाले से मुझे एक चीज याद आती है। वो ये याद आ रही है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान इस टाइम बहुत ज्यादा क्राइसिस में है सैलाब की वजह से। आपकी गंदम बह गई, जो खाने वाल और आपके लगे हुए थे स्टॉक्स थे गवर्नमेंट के, वो बह गए। आपका गन्ना पानी जो है वो बर्दाश्त करता है, सबसे टफ वो एक फूड आइटम है। गन्ना भी खराब हो गया सब, क्योंकि पानी गन्ने से ऊपर निकल गया। आपकी कपास खत्म हो गई। और आपको पिछले साल सेव किया किसी ने, आपके इकोनॉमी को, जो डॉलर्स आए पाकिस्तान में, वो आपके सारा, अगर आप फाइनेंशियल देखें चीज, तो आपको बचाया चावल ने, जो जीरो हो गया। मुझे तो डर इस चीज का पड़ा हुआ है कि आफ्टर 3 मंथ्स क्या होगा। मेरी नजर में सर, ये अग्रेसिव डिप्लोमेसी की एक वजह यही है जो आप कह रहे हैं कि जो मुआशी बहरान आने वाला है। अभी मैं इस्लामाबाद में आपको बता दूं, इस्लामाबाद की बात बता रहा हूँ, किसी छोटे शहर की नहीं बता रहा हूँ। इस्लामाबाद के अंदर और बड़ी मार्केट्स, आप F7, अपारा, मेलोडी, जहां चले जाएं वहां से चीनी लें, आपको 1 किलो चीनी सिर्फ मिलती है। इससे ऊपर चीनी आपके ट्रॉली में से निकाल लेते हैं। वक्त कम है अली भाई, वक्त कम है, आपकी इजाजत से। वज़ीर आला साहब जो है वो शोर मचा देती हैं कि आप मेरे सूबे में क्यों आ गए। आपकी इजाजत से आगे बढ़ना चाहूंगा। अली राशिद साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपकी नज़र में अग्रेसिव डिप्लोमेसी आप समझते हैं कामयाब है, कैसी है? हाउ डू यू रेट इट एंड जज इट? जरदारी साहब भी चाइना में है, आपके व्यूज? अली राशिद। मैंने कहा बिल्कुल एग्रेसिव होना चाहिए। आई थिंक दिस इज द पॉइंट। आई थिंक पाकिस्तान अभी इट्स इन जो हालात हो रहे हैं, हम इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। इस पोस्ट वॉर ये इंडिया के साथ जो हालात बने, फिर ये इजराइल और ईरान एक्सेट्रा, तो ये रिलायंस ऑन योर डिफेंस एंड आर्मी कितनी इम्पोर्टेंट है, ये हमें समझ आई। और कुछ ऐसे भी नादान दोस्त जो एंटी आर्मी होते थे, एंटी स्टैब्लिशमेंट होते थे, उन्होंने भी थोड़ा अपना जहन बदला कि बिल्कुल आर्मी के साथ खड़े रहना है और ये सब चीज़ें करनी है। साथ साथ बट ये देखते हुए कि पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया को, और हमारी इम्पोर्टेंस एक ग्लोबल उस पे फ्रंट पे बढ़ गई, और उसको कैपिटलाइज करने के लिए डिफेंस, जैसे आपको पता है, अभी एग्रीमेंट हमने MOU साइन किया सऊदी अरेबिया से। प्राइम मिनिस्टर वहाँ मौजूद है। चाइना में आपके जो जरदारी साहब हैं वो मौजूद हैं। तो ऑन ऑल फ्रंट्स पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इस चीज़ को, इस पे जितना काम हो सके करे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। देखिए इकोनॉमी आपके सामने है, ये जो हालात अभी हुए हैं, बारिशें हुई, सैलाब आई, वो अल्लाह की तरफ से था, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। बट अदरवाइज अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें जो इस हुकूमत का रहा है, डॉलर स्टेबल है, मार्केट, स्टॉक मार्केट सबसे बुलंद तरीन अपनी उस पे है। US डॉलर जो है सिर्फ स्टेबल ही नहीं, रूपी ने इनफैक्ट गेन किया है डॉलर के अगेंस्ट। अगर आप पिछले 2 महीने में सर, वो गुर्बत ने भी काफी गेन किया है सर, उसको ही बताइएगा। 47% पे है। हाँ, मगर देखें, रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे। जो 3-4 साल का बिगाड़ था माजी में, आई एम नॉट श्योर हु वाज द पर्सन स्पीकिंग बिफोर मी, मगर अली बुखारी साहब, अली बुखारी, एडवोकेट अली बुखारी साहब जो बात कर रहे थे कि पहली चीज वो कह रहे हैं कि जी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने सिंध में क्या किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से लेके चीफ मिनिस्टर सिंध से लेके पूरी कैबिनेट से लेके डिस्ट्रिक्ट के जो नाजिम हैं वो सारे मौजूद रहे। हमने सब वी मेड श्योर कि जो तबाहकारी पंजाब में हुई वो सिंध में नहीं हुई। लेट्स कॉल स्पेड स्पेड। जहां अगर किसी ने काम किया है वो उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं आफत आई है उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सब कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इकोनॉमी इंडिकेटर जो होते हैं, आपकी रेटिंग मूडी की जो इंटरनेशनल है वो बढ़ गई हैं। आपकी इकोनॉमिक आउटलुक आज अच्छी है। आपके रेमिटेंस भी आ रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स भी बेहतर हैं। बिल्कुल चैलेंजेस हैं, उसका सामना कर रहे हैं, और डिप्लोमेसी भी बेहतरीन है। अगर एक शख्स, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, आप देखें ट्रम्प ने आर्मी चीफ से मुलाकात की, नाउ ही इज मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर, जो जाके उनसे न्यूयॉर्क में मुलाकात कर रहे हैं। ये तो पहले कभी नहीं था। मुझे तो नहीं याद कि इस किस्म का आपको
इम्पोर्टेंस आपके मुल्क को दी जा रही होती। तो वो जाहिर सी बात है, हमारी मेहनत है, काविश है। और सो आपके मुताबिक पाकिस्तान की अग्रेसिव डिप्लोमेसी को 10 आउट ऑफ 10 मिलने चाहिए? मैं इसको रेट नहीं करूंगा, बट देखिए बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। इवन इफ यू डूइंग अमेजिंग, आई स्टिल फील कि देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट बेहतरीन जरूर 8 और 9 आउट ऑफ 10। इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम साहब, आपकी नज़र में पाकिस्तान की अग्रेसिव डिप्लोमेसी आज किस लेवल पे है? आप उसे कैसे जज करते हैं सर? देखिए, पहले तो मैं उस अग्रेसिव डिप्लोमेसी को मुख्तसरन बयान कर दूं कि वो आप उसको सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव कह लें, अग्रेसिव डिप्लोमेसी कह लें। ये एक वज़ीर आज़म से शाही जहाज़ दे के और वापस लेने के बाद दूसरे वज़ीर आज़म को जो है वो F-15 का प्रोटोकॉल देने का जो फ़र्क है, इसको आप डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव कह लें या अग्रेसिव डिप्लोमेसी कह लें। आप देखें, उस फ़र्क को महसूस करें कि जो उस वक्त पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार था। ये बातें कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो तो अली राशिद साहब ने अभी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली बयान कर दिए, इसलिए मैं उन्हें रेपिटेशन पे नहीं जाऊंगा। लेकिन आप डिप्लोमेटिक को देखें, अगर पाकिस्तान की कामयाबी को पहलगाम वाक़े के फ़ौरन बाद, और अगर इसको कंपेयर करें पुलवामा वाक़या के साथ, सिमिलर वाक़या, सिमिलर इल्ज़ामात और सिमिलर ऑफेंसिव जो है वो इंडिया की तरफ से पहले और उसको काउंटर पाकिस्तान की तरफ से, तो इन दो वाक़यात पे सिर्फ सफारती महाज पे पाकिस्तान की आज की कामयाबियों और उस वक़्त की बेबसी को कंपेयर कर लें तो वो वही आज का एग्रेसिव डिप्लोमेसी है, जिस पे आप 10/10 दें या 12/10 दें। इसी तरह आप एक वज़ीर आज़म की असम्बली में खड़े होकर उस बेबसी को कि जी मैं क्या करूं, मैं तो इतनी दफ़ा फ़ोन कर चुका हूं भारतीय वज़ीर आज़म को, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, और मैं क्या हमला कर दूं। और दूसरी तरफ आप फिर 10 मई के उस जवाबी हमले को और दुश्मन को धूल चटाने से लेकर और फिर उसके नतीजे में सफारती कामयाबियां समेटने को, भारत को लाजवाब कर देने को कि जी जनाब आप इंटरनेशनल किसी थर्ड पार्टी से इंक्वायरी कराएं और इस वाक़े की, पहलगाम वाक़े की, और इस पे तमाम जो सफारतकार थे वो अपनी ब्रीफिंग में वहाँ पर जवाब नहीं दे सके। इसको डिप्लोमेटिक जो है वो आप जो है एग्रेसिव डिप्लोमेसी कहेंगे। और अभी जो सूरत हाल बनी है कि पाकिस्तान कहाँ तो पाकिस्तान एक जनूबी एशिया का एक ऐसी स्टेट थी जिसकी सलामती के बारे में भी शकूक थे लोगों को, और उस वक्त वही गल्फ के कंट्रीज जो ये मशवरे दे रहे थे कि पाकिस्तान रेसिप्रोकेट ना करे, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ना करे और अमन की तरफ जाए भारत के हमलों के बाद, आज वही स्टेट्स जो है वो पाकिस्तान को के साथ मुआहदा कर रहे हैं और इस बात पे मुआहदा कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो मुआहदा है ये इसी बुनियाद पे है, वो जब कहते हैं कि खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। तो जब पाकिस्तान ने अपने मसल का मुजाहरा किया, अपने मिलिट्री माइट का मुजाहरा किया, अपने अज़म का, और पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने फील्ड मार्शल साहब जिनके मुतल्लिक आप देखें कि फील्ड मार्शल जब यूनाइटेड स्टेट्स गए तो किसने मुजाहरे किए उसके खिलाफ। एक तरफ तो ये दावा किया जाता है कि जी हमारे लीडर ने तो कहा कौम को कि फौज के साथ खड़े हो जाओ जब दुश्मन ने हमला किया था, और दूसरी तरफ जो है वो गैर ममालिक के दारुल हुकूमतों में जाके और वहाँ पर उनके खिलाफ एहतजाज करना। और अभी आज की देख ले, दहशतगर्दी के जो मुल्क में वाक़यात हो रहे हैं उसमें कौन सी सियासी जमात है जो दहशतगर्दों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं उसको वो है कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, डिमनिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये वो फर्क है दोनों जिसको आप डिप्लोमेटिक। मैं समझ गया सर, आपने हमें समझा दिया कि मैं जिसको अग्रेसिव डिप्लोमेसी कह रहा हूं वो सक्सेसफुल ऑफेंसिव डिप्लोमेसी है आपकी नजर में। तोशा खाना 2 केस अब उठ रहा है, ज़राए अबलाग बता रहे हैं कि सजा भी जल्दी इसमें इमरान खान को हो सकती है। लेटेस्ट इसमें डेवलपमेंट क्या है वो ये है कि इमरान खान के जो बहुत ही करीबी थे, जो उनके साथ हमेशा रहते थे, उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे इनामुल्लाह शाह साहब, उन्होंने बयान दे दिया है, बताया जा रहा है, और उन्होंने बयान ये दिया है कि जो 7 करोड़ 50 लाख का ज्वेलरी सेट का उसकी वैल्यू एक प्राइवेट बंदे से 50 लाख लगवाई गई ताकि वो सस्ते में लिया जा सके। वैसे मैं एक बात पे तो यकीनन तारीफ़ करना चाहूँगा कि इमरान खान पे जब से तोशा खाना के केसेस बने हैं
और जब सारा डेटा निकला तो मालूम पड़ा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो ड्राइवर था और वैले था उस तक ने तोशाखाना से तहफ़ ख़रीदे हैं सस्ते रेटों पे। और फिर हर पाकिस्तानी के दिल में ख्वाहिश एक पैदा हो जाती है कि काश हमें भी ये मौका मिले कि हम भी इस महंगी चीज़ों की दुकान में जाके उन्हें सस्ते रेट पे ख़रीद सकें। खैर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। अली बुखारी साहब से शुरू करना चाहूँगा। अली बुखारी साहब, बल्गारी बड़ा मशहूर ब्रांड है, उसका ये ज्वेलरी सेट था। इनामुल्लाह शाह ने बयान दे दिया, ये भी कहा है कि डबल सैलरी ले रहा हूँ। बताया जा रहा है कि जल्दी सज़ा भी मुतवक्की है इमरान खान को इस केस में। और हम क्योंकि डिप्लोमेसी का जिक्र ही कर रहे थे तो मैं ये भी सोचने पर मजबूर हो गया कि इतने दौरे हो रहे हैं, कुछ मालूम तो पड़े तोशाखाना में क्या क्या जमा हुआ है। आपकी इसके ऊपर राय, इस केस में कितना जल्दी आप सज़ा होते हुए देख रहे हैं? अली बुखारी साहब। देखिए तला भाई, सजा आप कोई मेरिट पे तो हो नहीं रही। सजा हो रही है कि वो 10 का फाड़ा पड़ दिया गया है और वो 10 का फाड़ा चलता जा रहा है। वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि जितने भी स्पेशल कोर्ट्स हैं, चाहे वो नैब है, चाहे वो बैंकिंग कोर्ट्स है, चाहे वो आपकी टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं, ये सारे के सारे स्पेशल जजेस आर अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट राइट नाउ एट द मोमेंट। और ये हाई कोर्ट से नाम लिए जाते हैं, उनके साथ बंदा सिलेक्ट करके चूज करके 3 साल के लिए उसको बैठाया जाता है। और यहाँ पर तो पोजीशन ये है कि ओपन ट्रायल ही नहीं हो रहा, कि मुझे भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा तोशाखाना केस के अंदर। सो एविडेंस आ जाना इज समथिंग एल्स, क्रॉस होना, उसके ऊपर केस क्या है, केस क्या नहीं है, क्योंकि तोशाखाना तो इतना बड़ा इशू है ना। इसके ऊपर हमें याद है कि जब इनिशियली ये स्टार्ट हुआ तो हमने एक रिट पिटिशन की और उस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस जो अभी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं उनके पास गई, तो उन्होंने कहा ओके जी फाइन, हम सारे पाकिस्तान का थ्रू आउट द रिकॉर्ड मंगा लेते हैं तोशाखाना का, जो तोशाखाना का रिकॉर्ड आज तक नहीं दिया गया। लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि ये जो दूध के धुले हुए दोनों हैं, एक आसिफ अली जरदारी साहब और एक मरियम साहिबा, दोनों ने गाड़ी ली हुई है जो कि रूल्स रेगुलेशंस लॉ आपको अलाउ नहीं करता। दोनों के केसेस पेंडिंग पड़े हुए गाड़ी के, जो आप ले ही नहीं सकते, विच इज बैन, विच इज प्रोहिबिटेड। और वो आप लोगों के केसेस हैं नैब के जो पेंडिंग पड़े हुए, जो हो नहीं रहे। तो एवरीवन नोज के ये जो केसेस हैं सारे के सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। इसके अंदर कितनी सच्चाई है ये भी सामने आ जाएगी। आज हम सुबह गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास कि खुदा रहा हमारी अपीलें तो सुन लें, डिसाइड तो कर दें, उसको फिक्स तो कर दें। डिसाइड मेरिट पे नहीं बनती ना करना यार, लगा तो दो बंदा है खुदा, 8-8 महीने हो गए। वो खातून बीबी अंदर है जो उसको लेसर पनिशमेंट है, जिनकी प्रोबेटरी क्लॉज में फॉल नहीं कर रही, लॉ तो प्रिवेल कर लें। और उन्होंने कहा ठीक है जी मैं लगाता हूँ। ऐसे थोड़ा ही होता है यार, इस तरह इंसाफ होता है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पोजीशन ये थी कि 6 जजेस की कदम छोड़ हड़ताल थी, 2 आए नहीं थे, 4 बैठे हुए हैं चुप करके, एक चीफ साहब चल रहे हैं और 2 उनके साथ जो नए आए हुए हैं अभी 26वीं अमेंडमेंट के बाद वो चल रहे हैं। सो इस सारी कंडीशन के अंदर जब हम ये बात करते हैं तोशाखाना या खान साहब के केसेस या हमारे ऊपर केसेस जितने भी बनाए गए हैं पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस, तो आप आम फैम लोगों को देखें, हर बंदा हंसता है इसके ऊपर। इंटरनेशनली जो है आपको उसके अंदर क्या हो रहा है वो देख लें। ताज़ी जो अभी कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आई है उसके बाद तो किसी को मुँह छुपाने की जगह भी नहीं मिल रही। और मैं एक चीज़ ऐड कर लूँ, राज साहब मेरे भाई हैं, बड़ा उनसे अच्छा ताल्लुक है, पोलिटिकली भी हमारे हल्के के साथ आगे इनका हल्का स्टार्ट होता। थोड़ा इशू ये है कि उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी तमीद कर दी और मैंने तो बड़ा कैटेगरिकली बड़ी छोटी सी बात कही थी और आज भी कायम हूं उसके ऊपर। बात यह भाई, आपके तो नरेंद्र मोदी से ताल्लुक थे, आपके लीडर्स के, उनकी तो शादियों में पर्सनली आते थे, बगैर वीजे के आते थे, बगैर इन्विटेशंस के आते थे, बगैर मोफा के आते थे। मोफा मींस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और आके आपके पर्सनल मीटिंग अटेंड करते थे जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी भी किस्म का कोई आपका जो है वो अस्करी क़यादत में से भी और जो आपका ब्यूरोक्रेसी है उसमें से भी कोई बंदा नहीं होता था। अकेली मुलाकातें होती रही हैं। हमारा फोन करना ना करना मैटर नहीं करता, हम तो करते हैं पाकिस्तान के लिए। तीसरी बात, हमारे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम जो इमरान खान साहब थे, उन्होंने उसी टाइम कहा था जब 2019 में क्या हुआ कि जनाब हम एक्शन का सोचेंगे नहीं करेंगे, और किया। और चौथी बात ये कि मुझे आज तक अपने लीडर नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट दिखा दें, अभी जो मई में वाकया हुआ उसके बाद से अभी तक की मुझे स्टेटमेंट दिखा दें नवाज शरीफ साहब ने जो इंडिया के खिलाफ दी हो। और जो मरियम साहबा की एक स्टेटमेंट आई ऑन रिकॉर्ड, वो देख लें कितने दिन बाद आई। तो खुदा रहा ऐसे मत करें, इस तरह चीजें नहीं चलती, उंगली के पीछे सूरज नहीं छुपाया जाता, जो चीज सामने है वो नजर आती है। तीसरी चीज, मैं भाई अभी बात कर रहे थे, पांचवी आ गई है, पांचवी चीज सर, पांचवी छठी चीज आ गई, आप तीसरी कह रहे हैं। अब एक मैं सैलाब के ऊपर जरा ले आऊं मैं जल्दी से सर, जल्दी से। सैलाब का हमें सबको पता है तला भाई कि सैलाब जो सिंध में पानी गया वो 12-13 दिन के बाद गया है। और आपको पता होगा कि इन्होंने 2022 के में भी आ गया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कहेंगे जी पॉलिटिकली कोई मुखालफत है तो बात कर रहे हैं, इंटरनेशनली रिपोर्ट आई है, आप चेक कर लीजिएगा कि 2022 के सैलाब से पाकिस्तान ने किसी किस्म का कोई सबक नहीं सीखा, कोई प्लानिंग नहीं है। आज आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि नेक्स्ट टाइम 22 से 30% ज्यादा बारिशें होंगी और इंडिया ने पानी छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि उनके पास और ऑप्शन ही कोई नहीं है। अलामी में आगे बढ़ूं सर, वक्त कम है, प्लीज। आई एम सॉरी बुखारी साहब। अली राशिद साहब, आप भी माशाल्लाह से बड़े सीनियर लॉयर हैं। ये जो तोशा के केसेस हैं,
जिस तरह जिक्र किया अभी सदर जरदारी का बुखारी साहब ने कि गाड़ी के हवाले से क्या अलाउ नहीं है गाड़ी लेना, और जो उनके केसेस थे वो पड़े रहते हैं, और जो इस वक्त इमरान खान पे केसेस बनाए जा रहे हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हाउ डू यू सी देम अली राशिद? देखिए मैं आपको बताऊं, जरदारी साहब ने 12 साल जेल में गुजारे और उनके केसेस चले हैं, कुछ साबित नहीं हुआ। पहले तो मैं कहूँगा खान साहब को जो है वो 12 साल गुजार के तो बताएं हमें जेल में, फिर बात करेगा इन केसेस के बारे में। जो भी केसेस हैं उनके चले, कुछ साबित नहीं हुआ। जो नहीं, जिन पे फैसला है वो कोर्ट में भी तक हैं, चल रहे हैं, उनके भी इंशाल्लाह फैसले आ जाएंगे, उसमें भी कुछ साबित नहीं होगा। पहली चीज। दूसरी चीज वो कह रहे हैं, मतलब कि जी मरियम ने एक दिन बाद ट्वीट किया या उसकी बात की हिमायत में, और कह रहे कि हमारे लीडर इमरान खान ने कहा है फौज के साथ खड़े रहो। इनके अभी लेटेस्ट उठा के पिछले 3 महीने तक के आप सारी ट्वीट्स देख लें इमरान खान साहब के, सो मच सो कि FIA की टीम इनके सेल में गई इन्वेस्टिगेट करने इमरान खान साहब से, और पूछा कि क्या आपका ट्विटर CIA, मोसाद और रॉ चला रही है? तो उस पर उन्होंने नो कमेंट्स था, कह देते नहीं चला रही, मगर नो कमेंट्स था। फौज के खिलाफ इनके ट्वीट्स, और फिर कहते हैं कि हमने कहा है कि फौज के साथ खड़े। पहली चीज। दूसरी चीज, सिंध में बिल्कुल हमें पहले पता था 3 लाख लोगों को जो डिस्प्लेस थे उनको हमने शिफ्ट करवाया सैलाब के पानी के आने से पहले। टेंट्स लगाए, टेंट सिटीज बनाई, मेडिकल एड, सब चीजें वहां मौजूद थी और बड़ा अच्छी तरह हमने उस चीज को मैनेज किया। सो मूविंग फॉरवर्ड, देखें अब PTI के जो मेरे दोस्त होते हैं, मैं उनको वैसे भी whatever they say I take with a pinch of salt, इसलिए नेगेटिविटी के अलावा उनको कोई काम नहीं है कोई। और ये अभी की बात नहीं है, जब ये इनकी हुकूमत भी थी तो खान साहब खुद कहते थे कि जी मैं एक टीवी पे चीज देख रहा था और बड़ा गलत हो रहा था, फिर मेरी वाइफ ने कहा आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, फिर मुझे ख्याल आया मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो उन चीजों में मैं नहीं जानना चाहता, नेगेटिविटी में, कि किसने कब क्या किया, कौन पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाना चाह रहा था, कौन IMF को खत लिख रहा था कि इनको नहीं दें, कौन कोई फॉरेन डेलीगेशन जब आती थी तो अपने धरने उसी दिन प्लान करते थे, किसने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। लेट्स मूव फॉरवर्ड, पाकिस्तान इज इन अ गुड प्लेस राइट नाउ एंड मोमेंटम बिल्ड हो गया, चाहे डिप्लोमेसी हो या इकोनॉमी हो। लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। मोमेंटम बिल्ड हो चुका है, लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। इंजीनियर साहब, मैं आपसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सर। इंजीनियर साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह इमरान खान को तोशा के खाना के केसेस में सजाएं मिल रही हैं, और किस किस को आज तक सजाएं मिली हैं इस तरह तोशा खाना में खरीदारी करने पे, और किस किस ने किसी शाही खानदान की जो स्पेशल ऑर्डर पे 2 घड़ियां बनाई थी, एक अपने लिए और एक बरादर इस्लामी मुल्क के वजीर आजम के लिए, वो बनी 2 थी, वो किसने मार्केट में इससे पहले बेची हैं, और किसने 7 करोड़ का ये वैसे सर वजीर आजम को इस दफा भी कोई घड़ी मिली होगी मुझे लगता है। बल्गारियन सेट जो है मिली होगी, लेकिन उन्होंने अपने पास रखी होगी ना। आपने फर्क किया ना कि इससे पहले क्या हुआ, मैं इसलिए उस फर्क को वाज़े करना चाहता हूँ कि और किस पाकिस्तानी वजीर आजम से जो है जहाज दे के किसी गैर मुल्की हाकिम ने अपना तो उसके लिए सफर के लिए इज्जत करके फिर आधे रास्ते से वापस बुलाया था, और किस हाकिम ने आज जो बयानात आए हैं वहां पर वादा मुआफ कि जी वो 8 करोड़ पता नहीं कितने का था और 59 लाख का प्रेशराइज करके, और किसका बयान आया जो करीब तरीन था, जिसको मना किया गया था कि वो तस्वीरें क्यों, वो फोटोग्राफ क्यों उसने बनाए। तो ये देखें, ये फर्क है ना। अब जब 9 मई के फैसलों का हवाला दिया जाता है तो कहते हैं जी ये इससे पहले कब सजाएं हुई थी दहशतगर्दी कोर्ट से, लेकिन इससे पहले किसने GHQ पे हमला किया था, इससे पहले किसने एयर बेसिस पे हमला किया था, इससे पहले किसने निशाने हैदर जो है उनकी। तो आप कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने 9 मई का हमला किया इसलिए तोशाखाना के केसेस बनाए गए? नहीं, मैंने 2 चीजों का फर्क अलग अलग बयान किया कि एक उन अदालतों का जिसका मेरे भाई कह रहे थे कि फेडरल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, जरूर ऐसे ही है, लेकिन वो कानून और आइन तो वही है, जो ये नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट ने दहशतगर्दी कोर्ट्स के लिए कोई अलग कानून बनाया हुआ है। कानून तो वही है जो असेंबली का पास शुदा है, जो आइन के मुताबिक है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम साहब, जज़ाकल्लाह अली बुखारी साहब, थैंक यू सो वेरी मच अली राशिद साहब। हर पाकिस्तानी की एक ही है दुआ कि काश अब आना में जो गिफ्ट जमा कराए जाएं
उनको पब्लिक किया जाए। अगर बेचनी है तो पब्लिकली ऑक्शन कर लें, ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे बनिस्बत कोई पीएम हाउस का ड्राइवर या वैले देगा उसे अच्छे रेट मिल जाएंगे पब्लिक से, कौम का फ़ायदा होगा, नेशनल एक्सचेकर का फ़ायदा होगा। और ये सिलसिला चल पड़ा है तो इसको आगे लेके चले, बताते रहें किस दौरे पे क्या क्या मिला और क्या क्या वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत ने जमा कराया। पीटीआई के दौर में बताया करते थे आरिफ अलवी साहब कि अब ये गिफ्ट जमा करा रहे हैं, ये जमा करा रहे हैं। इस दफ़ा मालूम नहीं पड़ रहा कि इसको क्या मिल रहा है, सबने रख लिया लगता है। अब मैं प्रोग्राम में बात करूंगा ब्रेन ड्रेन की नहीं, ब्रेन गेन की। क्यों? क्योंकि हमें यही बताया गया है कि यही है असल सूरत हाल और इस पर हमें फ़ख्र करना चाहिए कि स्पीड से हमारे नौजवान बाहर जा रहे हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं और वो अपने घर डॉलर भेज रहे हैं, जिससे हमारी रेमिटेंसेज में इजाफा हो रहा है। जो लेटेस्ट डिटेल्स आई हैं, जो तफसीलात आई हैं, आपके सामने रखता हूँ। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ने कुछ नंबर्स शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक 2024 से मार्च तक 7,90,000 लोग पाकिस्तान छोड़ गए हैं। 2023 में को 8,60,000 छोड़ गए थे और बताया जा रहा है कि 2025 के 6 माह में 3.5 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ गए हैं। एक और सर्वे मंजर आम पे आया जिसको बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसके मुताबिक पाकिस्तान में 94% लोग मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, जिसमें से 56% लोग कहते हैं मुआशी वजूहात, मुआशी तंगी, 24% लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बदअमनी, और बाकी 14% लोग कहते हैं कि मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। ब्लूमबर्ग के डेटा के मुताबिक 2015 से लेकर 2024 तक 62,20,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए हैं। ब्रेन ड्रेन नहीं, गेन हुआ है। अब जो लेटेस्ट खबर एक और मेरे सामने आती है कि एक ऐसे भी लोग आ गए हैं, पहले तो इंसानी स्मगलर्स का जिक्र होता था, अब ऐसे भी लोग आ गए हैं जो जाली स्पोर्ट्स फेडरेशन रजिस्टर करवा के उसमें खिलाड़ियों की टीम बना के हर खिलाड़ी से 40-40 लाख बटोर के उनको जापान टूर्नामेंट खेलने के लिए भिजवाते हैं। पिछली बार तो बताया जा रहा है कि 2024 में 17 अफराद जापान में टूर्नामेंट खेल के आ गए थे। इस दफ़ा वो गए तो उनको डिपोर्ट कर दिया कि आपकी तो कागजाती जाली है, फेडरेशन वगैरह वगैरह तो है ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। खैर, गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ एक बड़े मौजूद मेहमान मौजूद हैं, इनका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने वक्त दिया। सैयद शराफत हुसैन बुखारी साहब साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के। और क्योंकि आजकल क्रिकेट का यह हाल है कि अब क्रिकेट देखने का तो दिल नहीं चाहता, तो मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि फुटबॉल और दूसरे खेलों को प्रमोट करूं ताकि हमारे मुल्क का खिलाड़ी फ्लरिश कर सके। सैयद बादशाह, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो फुटबॉल के अंदर हम देखते हैं कि अब इस तरह की एसोसिएशंस जाली बन रही हैं। बॉडी बिल्डिंग के अंदर ही मैंने देखा कि कुछ 10-15 एसोसिएशन है, एमएमए के अंदर भी 3-4 एसोसिएशन है, क्रिकेट सिर्फ बची हुई है, बाकी सारे खेलों में 5-6-8 एसोसिएशंस हैं। कुछ आप इसके ऊपर रोशनी डालिए शराफत हुसैन साहब। जी, बहुत शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस बड़े हसास सब्जेक्ट को चुना है। और फुटबॉल में बदकिस्मती ये है कि हम रैंकिंग में 202 पूरे 211 में से 202 की रैंकिंग है हमारी। और ये अलमिया रहा है पाकिस्तान में कि मुख्तलिफ ये जो स्मगलिंग है, ह्यूमन स्मगलिंग जिसे कहते हैं, मुख्तलिफ लोगों को झांसा दे के पिछले कई सालों से ये काम किया जा रहा है, जिसमें कई कीमती जानें ज़ाया जाती है और हम आए दिन जो है खबरें सुनते रहते हैं। अब ये ग्रोह जो है, जो ये काम करता है, उसने एक नया आसान तरीका देखा कि जी बजाय हम इसको वहाँ से कश्ती के जरिए ले जाने के बजाय इनको हम स्पोर्ट के थ्रू लेके जाएं। और फिर बदकिस्मती हमारी ये कह लें, क्योंकि मेरा ताल्लुक फुटबॉल से है, इन्होंने फोकस भी फुटबॉल को किया। फुटबॉल गेम जो पिछले 10 साल से पाकिस्तान में ज़बू हाली का शिकार है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी रेगुलेटर अथॉरिटी जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है और उसके अलावा जो एजेंसीज हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर होती है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। और बड़ा क्लियर कानून है कि कोई भी टीम जो है ना वो विदाउट एनओसी के जो है ना वो ट्रेवल नहीं करती है। एनओसी के लिए जब वो एक फेडरेशन अप्लाई करती है गवर्नमेंट्स को, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड 2 एजेंसियां हैं जिसकी तहकीकात के बाद वो तकरीबन एक पूरा प्रोसीजर होता है और तकरीबन 2 से 3 माह के दौरान वो उसको कंप्लीट करती है, वेरिफिकेशन होती है और उसके बाद फिर उसको एनओसी जारी करती है। और फिर एनओसी के बेस के ऊपर एम्बेसी जो है उसको वीज़ा इम्पोज करती है। लेकिन यहाँ इस केस में जो ना, चूंकि ये बात अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये बात है कि ये जाली वीज़े लगाए गए हैं। जाली वीज़े से मुराद ये कि ये मामला एम्बेसी में नहीं किया, ये जो ग्रोह काम कर रहा है इसने घर में बैठ के सारा काम किया है। और मे भी हो सकता है कि इसने जो फेडरेशन की भी कुछ जाली खतूत हासिल किए हों और उसके बाद जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से भी जाली खतूत लिए और शायद एजेंसियों की भी कुछ जाली खतूत इसने वसूल किए हों, ताकि इन्हें ये हो सकता था कि डर हो कि जब हम पाकिस्तान से मूव करें तो पाकिस्तान की एयरपोर्ट पर ज़ाहिर डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे। तो उस वजह से लगता ये है कि कुछ लोगों ने उनकी हेल्प की हो, जो लग रहा है, जो क्योंकि मैंने खबर पढ़ी है जंग के अंदर जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अंदर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इनकी मामूलियत की है।
ये तो खैर अभी जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके बाद ही क्लियर मेरा अगला सवाल आपसे यही है, पाकिस्तान की फुटबॉल की तबाही के पीछे कौन है? मौके का फायदा उठाते हुए ये सवाल ही पूछना चाहूंगा। मैं तबाही का जिम्मेदार तो मैं अपने लोगों को ही कहता हूँ जिनका ताल्लुक है फुटबॉल के साथ। देखिए, मैं फुटबॉल के साथ हूँ तो जाहिर है मैं भी इसका जिम्मेदार हूँ। मैं जिम्मेदार इस तरह हूँ कि हमने आज तक जो ना फुटबॉल की बेहतरी के लिए काम ही नहीं किया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के 27 मई को इलेक्शन हुए हैं, उससे लेके आज तक, ठीक है जी, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई कैलेंडर नहीं है। और पाकिस्तान फुटबॉल में 10 साल का एक बड़ा जो ना नाजुक दौर गुजरा है, जिसमें एक एनसी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की एनसी जो ना फीफा ने एम्प्लॉयमेंट की और यहाँ लगाई, जिसने 5 साल में तकरीबन 200 करोड़ रुपया जो ना फीफा से लिया है, जिसका बदकिस्मती से कोई ऑडिट नहीं है, कोई बैलेंस शीट नहीं है, कोई अकाउंट्स नहीं है। और उन्होंने, मुझे जो लगता है कि ये बड़े अभी भी उसकी बाकियात जो एनसी की बाकियात है वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में बैठी हुई है। और मुझे लगता है कि ये जो मामला होया है, ये जाली जो टीम गई है, इसमें इसकी भी ताने बुने जो ना वो उन लोगों के साथ मिलते हैं, क्योंकि बाकियात में और क्रिमिनल लोग बैठे हुए हैं इस टाइम फुटबॉल फेडरेशन के अंदर, जो इलेक्टेड लोगों को नहीं आने दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद शराफत हुसैन बुखारी साहब, आपके कीमती। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपकी तवज्जो प्रोग्राम के आखिर में एक और ख़बर की तरफ करवाना चाहता हूँ, क्योंकि वो इससे कनेक्टिंग ही है। हम जानते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की एक मीटिंग के अंदर डीजी पासपोर्ट्स एंड इमिग्रेशन मुस्तफ़ा जमाल काजी साहब की तरफ से कुछ डेटा दिया गया है, ऑडिट रिपोर्ट की कुछ बातें बताई गई हैं, ऑडिट हुकाम ने जो हाईलाइट की हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ पासपोर्ट सेंटर्स में बताया गया कि 25 के करीब ऐसे पासपोर्ट सेंटर्स हैं जहाँ से पासपोर्ट्स चोरी हो रहे हैं। और ये कोई छोटी तादाद नहीं है, तादाद बताई गई है 32,674 पासपोर्ट ऑफिस से चोरी हो गए हैं। जब ये ओरिजिनल पासपोर्ट चोरी होता है, इंसानी स्मगलर्स के हाथ लगता है, वो जिस शख्स से 40 लाख रुपए ले रहे हैं उसे स्मगल करने के लिए, उसका एक जाली पासपोर्ट बनता है। क्योंकि बुक ओरिजिनल होती है, पकड़ना मुश्किल हो जाता है और उनका काम सारा आसान हो जाता है। तो ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क में आखिर जो निज़ाम तबाह हुआ है, इसके पीछे हाथ किसका है, और उस हाथ को जब तक हम काटेंगे नहीं, तरक्की की रास्ते में रुकावटें हायल रहेंगी। मुझे याद दीजिए, I'll see you on Monday. Until then, Allah Hafiz.